Good morning, dear student. I am Ajay Pandey, your SST teacher. This video is going to be for class 9th for all the sections, all the 4 sections of class 9th. So today I am going to teach you a topic from civics, the 3rd chapter, chapter number 3rd, and the name of the chapter is इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हिंदी में इसे चुनावी राजनीति कहेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सिविक्स का। हिंदी में इसे चुनावी राजनीति कहते हैं और फरवरी से, अगले महीने से ही हमारे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि उस चुनाव से रिलेट करते हुए, जोड़ते हुए मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो पहला क्वेश्चन यही उठता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? हमको चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है? चुनाव इतने ज़रूरी क्यों हैं? इस बात का उत्तर हम ही को ढूंढना है। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है हमारा। और लोकतांत्रिक का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। यानी ऐसा शासन जो जनता के द्वारा हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो। चूँकि हमारे देश की जनसंख्या या किसी भी लोकतंत्र की जनसंख्या आज की परिस्थितियों में इतनी बड़ी होती है कि जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करने में असमर्थ है। इसीलिए दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। चूँकि जनता स्वयं अपने ऊपर शासन नहीं कर सकती, क्योंकि जनसंख्या बड़ी है आजकल हर देश में, लोकतांत्रिक देश में, तो इसलिए जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए स्वयं के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं चुनाव में। और यही रिप्रेजेंटेटिव जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और हम उन्हीं के शासन में रहते हैं। बट द क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? आपकी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है, घटना है करनाल हरियाणा की। शाम का वक्त है, एक सड़क के किनारे कुछ लोगों का हुजूम है। अचानक कुछ देर बाद एक गाड़ी आके रुकती है, उसमें से एक नेताजी उतरते हैं। यह नेता कोई और नहीं, देवीलाल हैं, जिनका इंतजार वहाँ की पब्लिक कर रही थी। उस समय करनाल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, जनता उस सरकार से बहुत परेशान थी। देवीलाल उस जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैं जो सबसे पहला डिसीजन लूँगा वह किसानों के कर्ज को माफ़ कर दूंगा। ही डिक्लेयर्ड टू वेव ऑफ द लोन्स ऑफ द फार्मर्स। और इस चुनावी वादे पर जो चुनाव हुआ वहाँ पर, उसमें देवीलाल विक्टोरियस यानी चुनाव को जीत गए। और सबसे पहला डिसीजन, चीफ मिनिस्टर बनने की शपथ लेने के बाद जो सबसे पहला डिसीजन देवीलाल ने लिया, वह किसानों के कर्जे को माफ़ करते हुए किया। लेकिन आफ्टर 5 years when the again election were held, देवीलाल lost the election। जब 5 साल बाद पुनः चुनाव हुआ तो देवीलाल वह चुनाव हार गए। अब आप बताइए कि पहली बार जब देवीलाल चुनाव जीतते हैं और 5 साल के बाद वही देवीलाल चुनाव हार जाते हैं, इस दौरान क्या हुआ होगा? इस दौरान ये हुआ होगा कि जो देवीलाल की पॉलिसीज रही होंगी, नीतियां रही होंगी, वह लोगों को पसंद नहीं आई होंगी। यानी जनता ने चुनाव के दौरान देवीलाल को भी सत्ता से हटा दिया। तो व्हाई डू वी नीड इलेक्शन कैन बी आंसर्ड फ्रॉम दिस इंसिडेंस दैट पीपुल रूल
over themselves by electing the representative of their wishes, यानी जनता अपनी इच्छा के अनुसार रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को जिनको जनता समझती है कि वे अच्छे लोग हैं और अच्छी तरह से शासन कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी नीड द इलेक्शन। हमको चुनाव की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है ताकि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, हमारे ऊपर हमारे लिए नीतियाँ कौन बनाएगा, हमारे लिए कानून कौन लोग बनाएंगे, उसका चुनाव जनता कर सके, इसीलिए चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड क्वेश्चन दैट हैज़ बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज दैट व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। हम कैसे जानेंगे कोई इलेक्शन लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है या नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है। कोई भी इलेक्शन जो होता है, हाउ विल यू नो दैट एनी इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक? सो देयर आर वेरियस मेजर्स दैट टेल्स यू दैट वेदर एनी इलेक्शन दैट हैज़ बीन हेल्ड इज डेमोक्रेटिक और non-democratic. So there are many indicators which will tell you that what types of the election has been held. तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन का जो पहला लक्षण होता है वो ये होता है कि everyone has the right to contest election. Everyone has the right to contest the election. Everyone should have the right to contest election। अर्थात एक लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को अधिकार होना चाहिए कि वह चुनाव लड़ सके। सेकंड थिंग, एवरी सिटीजन शुड बी गिवन, एवरी सिटीजन शुड बी गिवन द राइट टू वोट, द राइट टू वोट। जो दूसरा लक्षण है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक बताते हैं कि हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, टू कास्ट हिज वोट। एवरी सिटीजन मस्ट हैव द राइट टू कास्ट हिज और हर वोट। द थर्ड पॉइंट इज दैट ईच वोट must be of equal value, equal value। कि जो राइट टू वोट मिला है ऐसा ना हो कि किसी के वोट का महत्व अधिक हो और किसी के वोट का महत्व कम हो। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके जरिए हम जान सकते हैं वेदर द इलेक्शन ऑफ एनी कंट्री इज डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। तो जितने भी दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं उनमें इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। कुछ और भी पैरामीटर्स हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि वेदर इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। आई विल डिस्कस इट लेटर, बट हियर आई विल like to give you the example of China. China is our neighbor country। आप पता होगा आपको चाइना हमारे देश के उत्तर पूर्व टॉप पर स्थित है। चाइना एक देश जहाँ पर चुनाव तो होते हैं, बट द इलेक्शन हेल्ड इन चाइना कैन नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि चाइना में होने वाले इलेक्शन डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहे जाते। वो इसलिए नहीं कहे जाते क्योंकि चाइना में इलेक्शन लड़ने का अधिकार हर किसी को प्राप्त नहीं है। वहाँ एक ऑफिशियल यानी शासकीय पार्टी है जो वहाँ सत्ता में है, उस सत्ता में बैठे लोगों की अपनी एक पार्टी है, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी वहाँ नहीं है। वो पार्टी की वर्किंग कमेटी तय करती है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा और कहाँ से लड़ेगा। दैट इज़ वाई द इलेक्शन इन चाइना कैन नॉट बी सेड टू बी democratic। they have a non-democratic way of electing their representative। now I will proceed to the next point, but I have to erase the blackboard, so please wait for a minute। so the next point that I am going to discuss with you, that is
पॉलिटिकल कंपटीशन गुड और बैड फॉर कंट्री? जो चुनाव के समय राजनीति की प्रतिद्वंदिता होती है, लड़ाई होती है पार्टियों के बीच में, ये लोकतंत्र के लिए सही है या गलत है, स्वस्थ है या हानिकर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये हेडिंग भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि वेदर पॉलिटिकल कंपटीशन इज पॉलिटिकल कंपटीशन गुड और बैड। सो बिफोर वी डिस्कस ऑन इट, लेट अस हैव ए लुक एट द पॉलिटिकल कैंपेन। अभी चुनाव का समय उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया होगा, आपके इलाके में भी प्रचार प्रसार चल रहे होंगे। आपने देखा होगा कि किस प्रकार एक पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी के कैंडिडेट पर झूठे आरोप या गाली गलौज या चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के तकनीक अपनाते हैं। कहीं पैसे बांटे जाते हैं, कहीं अनुचित सामग्रियों का वितरण होता है, कहीं किसी को धमकाया या डराया जाता है, कहीं किसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर वोट लेने की कोशिश की जाती है। ये सभी चीज़ें चुनाव में घटती हैं। ये सभी चीज़ें चुनाव में घटती हैं कि या तो डर्टी पॉलिटिक्स का सहारा लिया जाएगा या फिर एक्यूजेशन यानी कि आरोप लगाए जाएंगे, गाली गलौज होगी या एलिगेशन का सहारा लिया जाएगा। कहीं कहीं पर पैसे का भी वितरण किया जाता है, कहीं कहीं पर अनुचित सामग्रियों का भी वितरण किया जाता है ताकि वे अधिक से अधिक वोट अपने पक्ष में कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि द कैंडिडेट फाइटिंग इलेक्शन हैव ए टफ कंपटीशन बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच एक बहुत ही मज़ेदार या कह सकते हैं कठिन संघर्ष होता है। चुनाव को जीतने का जिम्मा उनके ऊपर होता है, तो चुनाव को जीतने के लिए वे हर तरह के रणनीतियाँ अपनाते हैं, चाहे वे उचित हों और चाहे अनुचित हों। तो इसीलिए क्वेश्चन आया है कि इज़ पॉलिटिकल कंपटीशन गुड और बैड। तो हम इसके मेरिट्स यानी इसके अच्छे पक्ष को भी देखेंगे कि पॉलिटिकल कंपटीशन की अच्छाइयाँ क्या हैं, और साथ ही साथ हम इसकी डीमेरिट्स पे भी चर्चा करेंगे कि इसकी बुराइयां क्या क्या हैं। तो पहले हम इसके मेरिट्स यानी कि अच्छाइयों पर चर्चा कर लें कि यदि पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा, राजनीति की प्रतिद्वंदिता नहीं होगी, तो फिर जनता को मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मैक्सिमम बेनिफिट जनता को पाने के लिए पॉलिटिकल कंपटीशन आवश्यक है, क्योंकि हर पार्टी जनता को लुभाने की कोशिश करेगी और अच्छी नीतियों को, अच्छे कानूनों को बनाने के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया देवीलाल का कि उन्होंने करनाल हरियाणा में जब चीफ मिनिस्टर की शपथ ली तो सबसे पहला काम उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ करने का किया, लेकिन उसके बाद भी जब पाँचवें साल पुनः चुनाव हुए तो देवीलाल पुनः चुनाव जीत नहीं सके। तो इसका मतलब जनता के पास सिर्फ एक ही माध्यम होता है जिससे वे राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिशियन को या तो रिवार्ड दे सकें, पनिशमेंट या फिर पनिशमेंट दे सकें। तो जनता के पास सिर्फ एक ही साधन है जिसके द्वारा वे राजनीतिज्ञों पर यानी पॉलिटिशियंस पर अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं, तो वह माध्यम है चुनाव। यानी चुनाव के माध्यम से राजनीतिज्ञों पर या तो उनको जिताकर इनाम देंगे या उनको हराकर उनको पनिशमेंट देंगे। तो मेरिट इसकी यही है पॉलिटिकल कंपटीशन की कि हर पार्टी के कैंडिडेट जनता के अच्छे के लिए काम करेंगे ताकि वे बार बार सत्ता में आ सकें, बार बार चुनाव जीत सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जब पॉलिटिकल कंपटीशन होगा, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होगी, तो पीपुल यानी लोगों के पास क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे, विकल्प होंगे कि हम इनको चुने या उनको चुने। हमारे पास बहुत सारे विकल्प आएंगे, उन सभी विकल्पों में से हम एक बढ़िया विकल्प चुनेंगे, यानी हम वी विल ऑप्ट फॉर द बेटर कैंडिडेट और बेटर पार्टी और बेटर पीपुल who will make better laws for the country और for the people। तो ये हो गई इसकी मेरिट की बात, अच्छाइयों की बात। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डीमेरिट्स ऑफ द पॉलिटिकल कंपटीशन। सो द डीमेरिट्स आर फैक्शनलिज्म, अलगाव हो जाता है,
इस समय आप देख रहे होंगे कि आपके अगल बगल चुनाव का माहौल है, उसमें लोग बट जाते हैं, समाज में बट जाते हैं, उनके बीच गुटबाजी हो जाती है, कहीं कहीं तो ये गुटबाजी हिंसक रूप भी ले सकती है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन का सबसे बड़ा जो खतरा है वह है फैक्शनलिज्म का। दूसरी बात कि इससे फैक्शनलिज्म से हमारे देश की यूनिटी पे भी यानी एकता पे भी असर पड़ता है, समाज टूटता है, व्यक्ति से दूर होते हैं और वायलेंस की घटनाएं बढ़ जाती हैं। दैट इज द सेकेंड डिमेरिट्स ऑफ द पॉलिटिकल कंपटीशन। नाउ द थर्ड डिमेरिट इज डिवाइड ऑफ माइंड्स, मनमुटाव हो जाता है लोगों के बीच। चुनाव के पहले जो लोग मिलजुल कर आपस में रहते थे, प्रेम से रहते थे, चुनाव के प्रचार के दौरान इन लोगों के बीच में डिवाइड ऑफ माइंड देखा जाता है, मनमुटाव देखा जाता है, लोग कटे कटे से रहते हैं एक दूसरे से। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है पॉलिटिकल कंपटीशन का। तो ये हो गए कि पॉलिटिकल कंपटीशन के मेरिट और डिमेरिट क्या होते हैं। आशा करता हूँ इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले आई हैव टू इरेज द ब्लैक बोर्ड, प्लीज वेट। So the next point is what is our system of election, मतलब हमारे देश में चुनाव की क्या व्यवस्था है, हमारे देश में भारत में चुनाव कैसे होते हैं। अब इस विषय पर हम लोग समझेंगे कि भारत में, इंडिया में चुनाव कैसे संपन्न कराए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें जानें कि हम एक मैप यहाँ बना लेते हैं इंडिया का। एक मैप हम बनाते हैं। मैप के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में चुनाव कैसे संपन्न किए जाते हैं। थोड़ा मैप हमारा बहुत अच्छा नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। वी हैव डिवाइडेड our whole country into 543 electoral constituencies for लोकसभा इलेक्शन। कल्पना कीजिए कि हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव के लिए इस पूरे देश को हमने कुल 543 पार्ट में डिवाइड किया है। अर्थात एक एक पार्ट को हम कहेंगे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, हिंदी में कहेंगे संसदीय क्षेत्र, हिंदी में इसको कहते हैं संसदीय क्षेत्र। तो पूरे देश को कुल 543 संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है, लेकिन ये तब के लिए है जब संसद यानी कि लोकसभा का चुनाव हो, जहां पर हम एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। तो एक एरिया से, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, खलीलाबाद की, संत कबीर नगर को, तो संत कबीर नगर में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है और पूरा जो इलाका होगा उसको हम कहेंगे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक जिले में सिर्फ एक ही सांसद चुना जाए, यहाँ से जो व्यक्ति चुना जाएगा उसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे शॉर्टकट में हम एमपी या सांसद के रूप में पहचानते हैं। तो इन 543 जगहों से कुल 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे और जिस इलाके से ये चुने जाएंगे उस पूरे इलाके को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। लेकिन जब यही चुनाव स्टेट असेंबली के लिए हों, स्टेट असेंबली के लिए हों, अर्थात राज्य की विधानसभा के लिए जब यही चुनाव होते हैं स्टेट असेंबली के लिए, जो कि यूपी में फरवरी से शुरू होने वाला है और 10 मार्च को उसका रिजल्ट भी आने वाला है, तब उस राज्य की विधानसभा में जितनी सीटें हैं उतने भागों में उस स्टेट को बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारा यूपी हुआ, ये हमारा यूपी का इलाका हुआ, तो इस यूपी में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूपी में कुल 402 एरिया में डिवाइड किया गया है, जहां से हम क्या चुनेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
जिसको शॉर्टकट में एमएलए या विधायक कहा जाता है। तो यूपी में हम टोटल 402 एमएलए को इलेक्ट करते हैं। तो हम यूपी को कितने भागों में बांटेंगे? 402। क्या आप बता सकते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट यानी संतकबीरनगर में कुल कितने विधायक चुने जाते हैं? कितने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं? शायद आपको पता ना हो, प्रोबेबली कुल 3 मेंबर चुने जाते हैं, 3 विधायक। एक हो गया धनघटा विधानसभा क्षेत्र, दूसरा मेहदावल विधानसभा क्षेत्र और तीसरा सदर यानी कि खलीलाबाद जो कि सिटी का हेडक्वार्टर है, वहाँ से एक विधायक चुना जाता है। तो पूरे ज़िले से कुल 3 विधायक चुने जाते हैं। कहीं कहीं पे 5-5 या 6-6 विधायक भी हो सकते हैं, जो जिला जितना बड़ा होगा। और ये जो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं, इनके पीछे जनसंख्या यानी पॉपुलेशन का रेशियो समान रखा जाता है। पॉपुलेशन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? समान होगा। चाहे हम 543 को डिवाइड करें, चाहे 402 को, यानी हर एक विधायक को जितने लोग वोटिंग करेंगे वो लगभग सब में रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। मान लीजिए धनघटा से जो विधायक चुना जाएगा उसको चुनने के लिए हमने 10 लाख 10 लाख का हमने रखा रेशियो कि यहाँ पर 10 लाख की पॉपुलेशन एक विधायक को इलेक्ट करेगी एमएलए को। तो 10 लाख का रेशियो लगभग सभी विधायकों को, पूरे यूपी में जितने भी विधायक चुने जाएंगे उनको चुनने वाले लोगों की संख्या 10 लाख से ही रहेगी। कहने का मतलब ये था। तो इस तरह हमने यूपी को बांट दिया कितने में? 402 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ये हो गया कि चुनाव कैसे यहाँ पर होंगे। तो जितने सीटों के लिए चुनाव होगा, हम उतनी सीटों में उस स्टेट को या उस कंट्री को या उस जिले को बांटते हैं और उसी एरिया को कहा जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यद्यपि द definition of electoral constituencies have been given in your textbook on the last page, but I would like to define that electoral constituency is a geographical area from where any representative for Lok Sabha or for state assembly is elected. The second thing is reserved constituency. अब ये क्या होता है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है आरक्षित। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित और कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो संविधान निर्माताओं ने देखा था कि हमारे देश में गरीबी बहुत है, पॉवर्टी बहुत गरीब है, समाज के एक बहुत बड़ा तबका आर्थिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी पिछड़ा है, कल्चरल रूप से भी पिछड़ा है। तो ऐसे इलाकों के लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर ये पिछड़े लोगों की संख्या सर्वाधिक है या डाउन ट्रोडन मीन्स दबे कुचले लोग, डाउन टोडन की संख्या जिस एरिया में ज़्यादा होती है वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए उसी वर्ग के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है। आपने देखा होगा गांव में जब प्रधानी का चुनाव आता होगा, ग्राम प्रधान चुनते होंगे, तो सीट जब एससी या एसटी कर दी जाती है तो वहाँ जनरल कैटेगरी के लोग चुनाव नहीं लड़ पाते, या अगर सीट ओबीसी कोटे के लिए रिजर्व कर दी गई है तो वहाँ कोई दूसरा कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी तरह का व्यवस्था यहाँ भी की गई है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि खलीलाबाद संसदीय क्षेत्र में दबे कुचले लोगों की यानी एससी और एसटी की संख्या सर्वाधिक है और इनके डेवलपमेंट की आवश्यकता है, इनके अपलिफ्टमेंट की आवश्यकता है, तो खलीलाबाद से चुनाव के लिए ये सीट रिजर्व कर दी जाएगी कि यहाँ चुनाव लड़ना होगा तो उस व्यक्ति को एससी या एसटी समुदाय से ही आना होगा और सभी पार्टियों को अपना कैंडिडेट भी इन्हीं जातियों में से सेलेक्ट करना पड़ता है। दिस इज नोन एज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, अर्थात जब किसी क्षेत्र से किसी जाति विशेष के लोगों के लिए आरक्षित कर दी जाए तो उसे कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हम बात करेंगे वोटर लिस्ट की। वोटर लिस्ट, अब ये वोटर लिस्ट क्या होती है?
वोटर लिस्ट हर 5 साल बाद संशोधित की जाती है। देयर इज ए लॉट ऑफ अमेंडमेंट इज नीडेड आफ्टर एवरी 5 years ऑफ अमंग द सिटीजन्स टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। यही वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम होता है उन्हीं लोगों को यह अधिकार होता है कि वे अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने। यही लोग एमपी भी चुनेंगे अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे। यही लोग एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को चुनेंगे। यही इसी वोटर लिस्ट में जिनका नाम होगा वही लोग पंचायत के मेंबर को भी इलेक्ट यानी कि चुनेंगे। तो वोटर लिस्ट हर 5वें साल बाद बनती रहती है, क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ नए लोग आ जाते हैं, तो किसी को नाम कटवाना है, किसी को जुड़वाना हो तो वो सारा काम वोटर लिस्ट में ही होता है और ये हर 5वें साल बाद होता है। वोटर लिस्ट में दर्ज होने के लिए किसी भी व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु पूरी करनी आवश्यक है। अर्थात यदि कोई वोट देना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर वोट देने से रोका नहीं जा सकता, बशर्ते कुछ शर्तें हैं, जैसे वह मेंटल ना हो यानी मानसिक रूप से पागल ना हो, तो बाकी सभी लोगों को मत देने का राइट टू वोट सभी को प्राप्त है। कुछ और आधारों पे भी कुछ व्यक्तियों को राइट टू वोट से डिनाई किया जा सकता है यानी वंचित किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई विल डिस्कस विद यू दैट इज बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन को हिंदी में कहते हैं उपचुनाव। उपचुनाव व्हाट इज बाई इलेक्शन? आप जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कितने ईयर के लिए चुना जाता है? दे आर इलेक्टेड फॉर 5 years। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड फॉर 5 years। इन द सेम वे एमएलए member of legislative assembly is also elected for 5 years, but if due to any reason this seat goes vacant, किसी कारण से ये सीट खाली हो गई, मान लीजिए कोई विधायक जीता, 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई या उसने खुद इस्तीफा दे दिया या कोई और कारण बना कि जो चुनाव जीता था उसने अपने पदों से जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया, तो उस सीट की जगह फिर खाली हो गई। हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए धनघटा से जो विधायक जीता वह 2 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। जो भी विधायक जीता उसने 2 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। अब 3 साल अभी और वहाँ विधायक की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वहाँ पर चुनाव होंगे और जो चुनाव होगा वो केवल 3 वर्ष के लिए होगा, ना कि 5 वर्ष के लिए होगा। इस्तीफा देने के बाद जो शेष समय बचा है यानी 3 years, केवल उतने समय के लिए चुनाव होगा। उसी चुनाव को हम कहेंगे बाई इलेक्शन। उसी इलेक्शन को हम कहेंगे बाई इलेक्शन। एंड आफ्टर द 3 years द न्यू राउंड ऑफ इलेक्शन विल बी हेल्ड, यानी 5 साल बाद जनता को पुनः मौका मिलेगा कि वह अपनी पसंद के लोगों का चुनाव करे, अपनी पसंद की सरकार बनाए और अपने लिए अधिकतम लाभ लेने की कोशिश करे। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस ब्लैकबोर्ड टू proceed to the next point. Please wait for a minute. Now I am going to proceed to the next point. अब देखते हैं कि चुनाव आखिर कैसे शुरू होता है और कैसे संपन्न होता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन Commission of India. This body is the supreme body to held any election in India, either for Lok Sabha or for state assembly, even for the post of some constitutional head. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी है कि वह भारत में होने वाले चुनाव की निगरानी करे और उसको सफलतापूर्वक संपन्न भी करावे।
तो इलेक्शन कमीशन सबसे पहले डिसाइड करता है, नोटिफिकेशन इशू करता है। द फर्स्ट जॉब ऑफ इलेक्शन कमीशन इज टू इशू नोटिफिकेशन, यानी चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा कि चुनाव कब से शुरू होगा और कब संपन्न होगा और कितने चरणों में होगा। पहला काम ये है। इसके बाद नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट्स। यद्यपि नोटिफिकेशन आने के बहुत पहले ही राजनीतिक पार्टियां और उनके कैंडिडेट्स अपना इलेक्शन कैंपेन एक नया वर्ड है। इलेक्शन कैंपेन मीन्स चुनाव अभियान प्रचार, जो कैंडिडेट गांव में घूमकर या बाजारों में घूमकर अपने लिए वोट मांगने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन। तो नोटिफिकेशन आने के बहुत पहले से ही राजनेता या कैंडिडेट अपना चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आते ही वे अपना इलेक्शन कैंपेन और भी तेज कर देते हैं। और जिस तारीख को नोटिफिकेशन में नॉमिनेशन की डेट फिक्स की गई है, उस डेट को सभी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। इस नॉमिनेशन में कैंडिडेट अपने से जुड़ी लगभग सभी जानकारियों को शपथ पत्र के माध्यम से पीठासीन अधिकारी या जो जिले का चुनाव अधिकारी होगा, जो कि सामान्यतः जिले के डीएम होते हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसमें लिखी गई सारी जानकारियां अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट शुड बी ट्रू एंड प्रॉपर। उसमें जो भी जानकारी दी जाए वह सत्य होनी चाहिए और उचित होनी चाहिए, क्योंकि अगर यदि बाद में उसके दौरान दी गई जानकारियां ठीक नहीं पाई गई, सत्य नहीं पाई गई, तो उसका इलेक्शन विद होल्ड किया जा सकता है, यानी रद्द घोषित किया जा सकता है या वहां पर री इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो आफ्टर नॉमिनेशन इलेक्शन कैंपेन गेट्स स्ट्रॉन्ग। जैसे ही नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, चुनाव अभियान कैंडिडेट के द्वारा और भी तेज कर दिया जाएगा। और इसी इलेक्शन कैंपेन में सारे राजनीतिक दल, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू अट्रैक्ट द वोटर्स ऑफ द कंट्री। इलेक्शन कैंपेन के दौरान जितने भी राजनीतिक दल हैं या उनके कैंडिडेट हैं, वे मतदाताओं को यानी वोटर्स को अपनी ओर लुभाने का प्रयास करते हैं। आपकी बुक्स में कुछ स्लोगन्स दिए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। स्लोगन्स यानी नारे। कुछ नारे बनते हैं, जो नारे कभी कभी इतिहास भी बन जाते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ नारे दिए गए हैं, उन नारों को मैं आपके समक्ष साझा करना चाहूँगा। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 44 पर दिया गया है, गरीबी हटाओ यानी रिमूव पॉवर्टी। ये नारा दिया गया था 1971 में बाई इंदिरा गांधी। इन 1971 में एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ यानी रिमूव द पॉवर्टी, एंड दिस स्लोगन वाज गिवन बाय द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी। ये और बात है कि गरीबी हटाते हटाते आज ये पार्टी ही हट गई है देश से। इनकी स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है, क्योंकि जिस पार्टी की और जिस कैंडिडेट की नीयत साफ नहीं होगी, एक न एक दिन उनको मिट ही जाना पड़ता है। सेकेंड स्लोगन दैट आई विल शेयर विद यू, दैट सेव डेमोक्रेसी। This was the second famous slogan and this slogan was given by जनता पार्टी। ये स्लोगन दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा और यह समय था 1977। सेव डेमोक्रेसी ये तब नारा दिया गया था जब 1977 में मिसेस इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी इम्पोज
कर दी थी। थर्ड स्लोगन जो इम्पोर्टेंट था वो दिया गया था लैंड टू द टिलर, लैंड टू द टिलर। ये भी एक स्लोगन था जो दिया गया था वेस्ट बंगाल चुनाव के दौरान इन 1977 सेम ईयर। सेव डेमोक्रेसी नारा नेशनल लेवल पर था, जबकि लैंड टू द टिलर ये केवल स्टेट असेंबली इलेक्शन में जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ था वहाँ पर ये नारा दिया गया था। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और एक और स्लोगन है जिसकी चर्चा मैं करूँगा, दैट स्लोगन इज प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु। This slogan was given by Telugu Desam Party in Andhra Pradesh by N.T. Rama Rao। तो इस प्रकार हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत सारे नारे आते हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी यूज टू एल्यूर द वोटर्स टू विन द इलेक्शन। I think the video is going lengthy, so I am stopping this video here, and in my next video I will be present with the second part of this chapter. I hope you are enjoying your online classes, and I also guess that you are getting the point that I am sharing with you. So please keep watching, be attentive while taking the class, and I hope you will be healthy and sound and happy at your home. We will meet again the next day in the next online class with the remaining part of this chapter. Thank you for watching. Goodbye.